वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नेशनल इनकम का थर्ड मेथड समझेंगे। इससे पहले मैं दो मेथड आप सबको समझा चुका हूं, जिसमें आय विधि और व्यय विधि था। ये थर्ड मेथड है जिसको उत्पादन विधि कहा जाता है। इसके बाद एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए प्रैक्टिकल के, वो समझाकर नेशनल इनकम जो है समाप्त किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो सेकेंड यूनिट है, क्योंकि आपके इसमें दो यूनिट आ रही है सेकेंड टर्म में, तो जो सेकेंड यूनिट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसको स्टार्ट किया जाएगा। और मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, जिन बच्चों ने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले पीछे के पार्ट देख ले, फिर इस वीडियो को देखना, जिससे आप सबको आसानी समझ आ जाए। नहीं तो जैसे इसमें मैंने मध्यवर्ती उपभोग लिख रखा है, ये सारी चीजें आप सबको समझ में नहीं आएंगी कि मध्यवर्ती उपभोग होता क्या है, या कह सकते हो कि मूल्य वृद्धि क्या है। ये तो खैर अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जरूरी हैं, जो पीछे की वीडियो मैंने डिस्कस कर रखा है थ्योरी पार्ट में। अभी आज हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और कुछ इसकी सावधानियां डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड में, कि भाई इसको कैलकुलेट करते टाइम हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे कि मैंने पीछे दो मेथड जो समझाए थे उसमें बताया था कि भाई कहाँ कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, वो चीजें भी हम ध्यान में रखेंगे। तो आज हम इस थर्ड मेथड के जो फॉर्मूला है थर्ड मेथड का, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड मेथड, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका नाम क्या है, उत्पादन विधि भी कहा जाता है और मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम है, उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। अब देखिए मूल्य वृद्धि होता क्या है, तो पहले मैं साधारण से शब्दों में समझा देता हूं। मूल्य वृद्धि का मतलब होता है जब कच्चे माल में जितने मूल्य की वृद्धि की जाती है उसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, कोई भी दुकानदार है, अभी इसको एग्जांपल समझ लीजिए, कोई भी दुकानदार है वो 100 रुपए का क्या करता है, मान लीजिए कि मैदा खरीदता है, उसके बाद वो बिस्किट वगैरह बनाता है और उसके बाद वो उसको 200 रुपए का बेच देता है। ठीक है, तो 200 रुपए का बेच देता है, ये उसका उत्पादन का मूल्य है। अब उसने कितने की मूल्य वृद्धि करी, ठीक है, तो उसने कितने की मूल्य वृद्धि करी, 100 रुपए उसने कच्चा माल खरीदा था, 200 का उसने बेच दिया, तो मूल्य वृद्धि कितने की 100 रुपए की। सीधी सी बात है, ये 100 रुपए कच्चे माल का आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास 100 रुपए बच जाते हैं, जो कि मूल्य वृद्धि करी। भाई खरीदा उसने 100 रुपए का था और 200 रुपए में बेच दिया, तो उसने मूल्य वृद्धि कितने की 100 रुपए की। तो यही क्या होता है, मूल्य वृद्धि होती है। अब इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले है मूल्य वृद्धि। वैसे तो मैं एग्जांपल समझा चुका हूं, उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। अब जिन बच्चों को मध्यवर्ती उपभोग नहीं पता है या जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, उन बच्चों को मैं बता देता हूं, मध्यवर्ती उपभोग का मतलब होता है कच्चे माल की खरीद, जो भी प्रोसेस में खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग, जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था कि उत्पादन का मूल्य का मतलब यहां पर क्या है कि भाई जो उसकी कीमत है उसमें से जो खर्चा आया है मध्यवर्ती उपभोग का, उसको माइनस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा मूल्य वृद्धि क्या होती है। तो सीधा सा है उत्पादन का मूल्य और माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए उत्पादन का मूल्य होता क्या है, तो उत्पादन के मूल्य में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है बिक्री, एक आता है बिक्री और दूसरा आता है स्टॉक में परिवर्तन। तो एक आता है बिक्री और दूसरा क्या आता है, स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए। देखिए आपके इसमें डायरेक्ट स्टॉक में परिवर्तन दे रखा होगा या फिर स्टॉक में परिवर्तन की जगह अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक दे रखा होगा। तो अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक से आप सबको स्टॉक में परिवर्तन निकालना होता है। अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक आप माइनस कर देते हो तो स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारी, जैसे हमने इससे पहले इन्वेस्टमेंट निवेश की बात की थी, तो दो तरह की निवेश की बात की थी। एक के स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है और एक क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे भाई घर बनवा लिया या कोई मशीन खरीद ली, तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है। और कोई दुकानदार होता है जिसके स्टॉक में चेंजेस होते रहते हैं, तो स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि भाई कोई अगर मान लीजिए कि उसने शुरू में 100 स्टॉक खरीदा था, ठीक है, शुरू में 100 स्टॉक खरीदा था और क्या होता है कि उसमें से 70 जो हैं बिक्री हो जाते हैं, 30 बचता है, तो ये स्टॉक में परिवर्तन कितना है, 30 है। अब क्या होता है कि जब साल खत्म होने वाला होता है या वर्ष का अंत आता है, तो हम क्या करते हैं कि जो बचा हुआ स्टॉक है उसको भी बिक्री में ले लेते हैं, या कह सकते हो कि उसको भी क्या होता है, बिका हुआ मान लिया जाता है। इसलिए स्टॉक में परिवर्तन जो है इसमें प्लस हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि नया स्टॉक नए साल से स्टार्ट होता है, नया स्टॉक हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, उत्पादन का मूल्य होता है। हम नए वर्ष में नया स्टॉक लेते हैं, ना कि पुराना स्टॉक लेते हैं, या जो बचा हुआ है उस स्टॉक को नहीं लेते हैं। तो बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, उत्पादन का मूल्य। अब देखिए पूरा फॉर्मूला क्या है, ये दोनों चीजें आप सबको समझ में आ गई हो तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए अब उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग था, तो उत्पादन का मूल्य हमारा क्या हो गया, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन हमारा उत्पादन का मूल्य हो गया माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो आपका फॉर्मूला तैयार है, जो कि उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं, या सकल मूल्य वृद्धि कहते हैं, या जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी कहा जाता है। ठीक, तो यह आपका फॉर्मूला था। अब हम इसमें ये समझ लेते हैं कहां कहां गलतियां होती हैं। तो देखिए बिक्री क्या है। अब बिक्री मतलब आप सब समझते हो कोई चीज सेल करना। अगर डायरेक्ट सेल लिखा है, कंफ्यूज कैसे किया जाएगा कि अगर डायरेक्ट सेल लिखा हुआ है और उसमें यूं लिख देता है कि भाई एक्स फर्म है, एक्स फर्म ने वाई को 200 की बिक्री की है, एक्स फर्म ने वाई को 200 की बिक्री की, और इससे पहले लिखा रखा है कि एक्स फर्म की बिक्री, एक्स फर्म की बिक्री इक्वल टू 500। तो सीधी सी बात है, जब डायरेक्ट आप सबको एक्स फर्म की बिक्री दे रखा है तो उसने और किसको क्या बिक्री की उस चीज को आप सबको नहीं देखना है, क्योंकि इस बिक्री में सारा कुछ इंक्लूड है। यहीं पे कंफ्यूजन हो गई कि ये बिक्री और ये बिक्री, दोनों बिक्री आप सब प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा दिखाएगा। तो ध्यान रखना कि यहां पर एक गलती होती है। दूसरी बात, बिक्री जो होती है दो प्रकार की होती है, एक घरेलू होती है और एक निर्यात। आप बाहर बेच रहे हो तो उसको भी क्या कहा जाता है, बिक्री कहा जाता है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सबको डायरेक्ट बिक्री दे रखा है, अगर आप सबको डायरेक्ट बिक्री दे रखा है कि भाई 500 रुपए है या 500 करोड़ है, तो डायरेक्ट बिक्री दे रखा है तो आप सब निर्यात नहीं देखेंगे। और अगर दे रखा है घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री दे रखा है 500 और दे रखा है कि भाई निर्यात, ठीक है, तो अब आप सबको समझ आना चाहिए कि हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत है और निर्यात भी कर रखा है उसने मान लीजिए 100। तो अब इन दोनों को टोटल करने के बाद आपकी बिक्री जो आएगी 600 आएगी। तो यहां पर जो कंफ्यूजन होते हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि किस तरह से इसको घुमाया जाता है। ठीक, तो ये बिक्री हो गया। अब चेंज इन स्टॉक तो आप सब जानते हो, स्टॉक में परिवर्तन भाई अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन होता है। दोनों को प्लस करने के बाद मध्यवर्ती उपभोग। अब मध्यवर्ती उपभोग जो है वो भी बिल्कुल बिक्री की ही तरह है कि भाई ये भी क्या होगा, दो प्रकार का होगा, एक तो घरेलू मध्यवर्ती उपभोग होगा और एक आपने आयात कर दिया। ठीक है, अब आयात कर रहे हैं तो खरीद रहे हैं ना, ठीक, तो आप खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक मध्यवर्ती उपभोग है। तो फिर से वही चीज है, अगर सीधा मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है कि मध्यवर्ती उपभोग अगर डायरेक्ट दे दिया जाए तो आप सबको आयात नहीं देखना है। आयात तब देखना है जब आपके घरेलू मध्यवर्ती उपभोग दे रखा हो या लिखा हो एक्स फर्म ने क्या करा, वाई को बेचा। तो वाई को बेचा तो क्या हो गया, वाई की मध्यवर्ती उपभोग हो गई और एक्स की बिक्री हो गई। ठीक है, देखो ध्यान से, एक्स फर्म ने वाई को इतने का बेचा तो वाई की क्या हो गई भाई, वाई की खरीद हो गई तो उसकी मध्यवर्ती उपभोग हो गई और एक्स फर्म की क्या हो गई, बिक्री हो गई। ठीक, और फिर लिखा जाता है कि भाई वाई ने इतना आयात किया, तो क्या हो गया कि आयात और जो एक्स फर्म से उसने खरीदा था दोनों मिलाकर उसकी मध्यवर्ती उपभोग होगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जो चीज उसने खरीदा है, किसी भी फर्म ने एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जो चीज खरीदा है उसको हम मध्यवर्ती उपभोग कहेंगे और जो चीज बेचा है उसको तो हम बिक्री कहेंगे ही कहेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, इन सबको, तो जो चीज उसने खरीदा है, यहीं पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जब यूं लिखा आता है भाई एक्स फर्म ने वाई को ऐसे बेचा, वाई ने इसको एक्स फर्म को बेचा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि भाई एक्स फर्म ने वाई को बेचा तो मतलब एक्स फर्म की तो बिक्री हो गई और वाई फर्म की क्या हो गई, खरीद हो गई, क्रय हो गया। ठीक है, तो वाई फर्म ने खरीदा है तो वाई फर्म के तो मध्यवर्ती उपभोग में चला गया वो, और एक्स फर्म के किस में चला गया, बिक्री में चला गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो क्या होगा कि इजीली आप सबसे ये क्वेश्चन निकलेगा। आप सब ये उतार लीजिए, मैं वीडियो को पॉज करके इसकी सावधानियां लिख लेता हूं, उसके बाद उसको भी समझा दूंगा। तो आज हम सिर्फ सावधानियां और इस
जो फॉर्मूला इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो आप सब पॉज करके इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं सावधानियां इतने में लिख लेता हूं, उसके बाद आप सबको सावधानियां भी समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसकी सावधानियां क्या क्या हैं, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए हमें, क्या है, मूल्य वृद्धि या राष्ट्रीय आय निकालते टाइम। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मध्यवर्ती उपभोग शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय निकालते समय यह ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती उपभोग शामिल नहीं किया जाता है, या मध्यवर्ती वस्तुओं का जो भी मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हम उसको माइनस कर रहे थे, प्लस नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती उपभोग को शामिल करेंगे तो क्या होगी, दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। अब दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, ये अलग से सेपरेट वीडियो में जब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ स्पेशल कुछ टॉपिक को डिस्कस करा जाएगा तब बताया जाएगा। तो दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। अभी सिंपल से शब्दों में समझ लिए दोहरी गणना क्या होती है, कि जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आपने क्या करा कि मैदा खरीदा कितने का, 100 रुपए का, ठीक है, और फिर उसके बाद बिस्किट बनाकर आपने करा उसको 200 रुपए में बेच दिया। तो अब क्या होगा कि अगर जो आपने मैदा खरीदा था अगर उसको भी शामिल कर लेंगे और जो 200 रुपए जो अंतिम मूल्य है अगर उसको भी शामिल कर लेंगे तो टोटल राष्ट्रीय आय कितना दिखाई देगा, 300 दिखाई देगा, जबकि सच में कितना है, 200 है, ठीक है। अब क्योंकि उस 200 में मैदे का जो मूल्य था 100 रुपए वो पहले से ही शामिल है, तो अब क्या हो गया, 2 बार शामिल हो गया। आपने मध्यवर्ती उपभोग का जो 100 रुपए था उसको भी शामिल कर लिया और जो 200 रुपए में उसका मूल्य पहले से ही शामिल था उसको भी शामिल कर लिया। तो क्या हो गया कि ऐसे 2 बार गणना हो गई, इसको दोहरी गणना कहते हैं, ठीक। तो अगर आप मध्यवर्ती उपभोग को शामिल करेंगे तो दोहरी गणना का समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा दिखाई देगा, जितना कि होगा नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, क्योंकि जिस साल वो उत्पादित हुआ था उसी साल क्या हो चुका था, वो शामिल हो चुका था। तो अब क्या होगा, वर्तमान जो भी वर्ष होगा, वर्तमान जो साल है उसमें वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि पहले शामिल हो चुका है। लेकिन इस क्रय विक्रय पे अगर कोई कमीशन लेता है, कोई दलाली लेता है, कोई ब्रोकरेज लेता है तो वो शामिल होगा, ठीक है, वो एक तरह से आय है तो वो शामिल होगा, परंतु पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय का जो मूल्य होगा वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले जिस साल वो उत्पादित हुआ था उस साल शामिल हो चुका है। फिर देखिए स्व उपभोग के लिए सेवाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। अब स्वयं उपभोग के लिए जो भी सेवाएं होती हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं करते, क्योंकि उसका आकलन करना क्या है, बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि भाई मम्मी पापा, जैसे मम्मी घर पे काम कर रही हैं तो उसका आकलन नहीं कर सकते कि भाई उनका पेमेंट क्या हो गई, या कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको सेवा प्रदान कर रहा है, तो उसका आकलन करना आसान नहीं है। इसलिए स्व उपभोग के लिए वस्तुओं को शामिल, स्व उपभोग के लिए सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। जो सेवाएं अपने आप को खुद दी जाती है तो वैसे ही सेवाएं जो हैं शामिल नहीं की जाती है, उनका आकलन करना आसान नहीं होती है। उसका बाद स्व उपभोग हेतु वस्तुओं का उत्पादन राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। अब देखिए यहां सेवाएं शामिल नहीं होती हैं परंतु वस्तुएं शामिल होती हैं। अब स्व उपभोग के लिए वस्तुएं, पहले एग्जांपल समझ लीजिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, कोई किसान है, उस पे उसने क्या करा कि उसकी फसल हुई, तो उस फसल में से वो अपने घर पे खाने के लिए बहुत सारा फसल जो है रख लेता है, उसका जो बचता है उसको वो बेचता है। तो जो उसने रख लिया है स्वयं उपभोग के लिए, अपने परिवार के लिए, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, क्योंकि उसका आकलन किया जा सकता है, ठीक। जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको निकाला जा सकता है। उसके बाद देखिए वस्तुओं का स्टॉक शामिल होता है। ये तो हमने बात कर ली थी कि भाई स्टॉक क्यों शामिल होता है, क्योंकि हर नए वर्ष में नया स्टॉक आता है, तो नए स्टॉक को हम ले लेते हैं और जो पुराना स्टॉक होता है पुराने वर्ष में ही उसको शामिल कर लिया जाता है, बेशक से स्टॉक में कुछ बच गया हो, फिर और फॉर्मूले में भी स्टॉक में परिवर्तन है। तो यही चीज है कि भाई वस्तुओं का स्टॉक जो है शामिल होता है। उसका लास्ट देखिए, मालिकों द्वारा स्वकाबिज घरों के आरोपित मूल्य शामिल होता है। मान लीजिए कि आपका खुद का कोई घर है तो उसका भी एक किराया अनुमान लगाया जाएगा, वो भी क्या होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, मूल्य वृद्धि विधि में शामिल किया जाता है। तो आप अपने घर में रह रहे हो तो उसका भी किराया, एक अनुमानित किराया लगाया जाता है, वो भी क्या होता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया
जाता है। तो इसकी कुछ सावधानियां थी कि भाई क्या शामिल किया जाएगा, क्या नहीं शामिल किया जाता है, किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। सीधा मान लीजिए आपके 4 नंबर या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ये दो चीजें दे दी जाएगी, मध्यवर्ती उपभोग शामिल होता है नहीं होता है, तो आप बताओगे भाई शामिल होता है या नहीं होता। नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इसका रीजन देना होगा। या आ जाएगा स्व उपभोग के लिए सेवाओं को शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो क्यों किया जाता है या नहीं किया जाता है उसका रीजन देना होगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसको देख लेना, उतार लेना। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद जो है इसके जो मूल्यवृद्धि विधि है उसके कुछ प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय जो है वो खत्म हो जाएगा और हम अगला यूनिट है जिसमें शायद 3 या 4 चैप्टर हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।